सलाम जी। एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग बेसिक की रवीन है जी, लेक्चर नंबर 1। अच्छा जी, कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, वो रिवाइज करने मैंने जैसे हेडिंग लिख दी थी। स्टार्ट करते हैं IS 26। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1 घंटे का लेक्चर होगा ये, और इसमें 4-5 IS हैं जो हम रिवाइज करेंगे, और रिवीजन हमने उतनी करनी है जितनी हमें अपने इस सब्जेक्ट में ज़रूरत है। IS 20 करेंगे, IS 40 करेंगे, IS 16 करेंगे, IS 8 है, थोड़ा IS 16 में थोड़ा सा करेंगे। इतना रिवाइज करेंगे जितनी हमें इस सब्जेक्ट में ज़रूरत है। ये सारा जो भी है हमारे सिलेबस में नहीं है, ना IS 40 हमारे सिलेबस में है, ना IS 20 हमारे सिलेबस में है, लेकिन इन सब IS की कुछ कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं आगे जाके इनकाउंटर होनी है, मुझे पता है। तो ज़रा स्टार्टर है, अभी हमने सेशन स्टार्ट किया है, तो ज़रा थोड़ा जहन बनने में टाइम लगेगा पढ़ने का, और ज़रा कुछ पुरानी बातें भी हो जाएंगी, आसानी रहेगी, और ये चीज़ें आगे जाके यूज़ होनी है। सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे जाके हमें इसका यूजेज आना है, आपको नज़र आ जाएगा आगे जाके। अच्छा जी, IS 20 स्टार्ट करते हैं। बस बेसिक रिवाइज करना है हमने। IS 20 डील करता है गवर्नमेंट ग्रांट के साथ। IS 20 डील करता है गवर्नमेंट ग्रांट के साथ। गवर्नमेंट ग्रांट IS 20 के मुताबिक ग्रांट की 2 टाइप्स हैं। एक है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, एक है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। एक है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, एक है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ठीक है जी। अच्छा, IS ने क्या किया हुआ है? IS ने ग्रांट रिलेटेड टू एसेट को डिफाइन किया हुआ है। क्या है जी, कुछ याद है कि नहीं? ये पुरानी बातें, FR1 या FAR जो भी कह लें। ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा, डेफिनेशन क्या है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट की? कौन सा एसेट? कैश? कैश बनाने? नॉन कैश। तो पहली बात क्या है जी, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट एक ऐसी ग्रांट होती है जिसका पर्पस क्या होता है, वो क्या की जाती है, परचेज और कंस्ट्रक्ट। कौन सा एसेट? लॉन्ग टर्म एसेट। वो लॉन्ग टर्म एसेट जो है वो टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। अगर आपको पैसे गवर्नमेंट से मिले हैं इस किस्म के एसेट को बनाने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो ऐसी ग्रांट को हम क्या कहेंगे? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। ये क्या जी? ये वो है जो कि एसेट नहीं है। जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं है वो ग्रांट रिलेटेड टू क्या है? इनकम है। IS ने कोई डिफाइन नहीं किया ऐसे। IS ने क्या कि अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं है तो फिर इनकम ज़ाहिर है, दो ही है। चलें जी, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या चलते हैं जी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जी? जी आप बताएं जी। इसको बोलते हैं डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट जी। और दूसरा क्या है जी? डेफर्ड। इसका नाम ही क्या है? डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम जी। जो मर्जी मेथड फॉलो कर लें, जो मर्जी मेथड फॉलो कर लें, कि कोई कंपल्शन, कोई जिम्मेदारी है? क्या है जी? कुछ तो है, तभी तो 2 है मेथड जी। जो मर्जी,
जो मर्जी फॉलो करें। जी बताएं जी। जी नहीं भूल गए। अगर हमारे पास जो एसेट है जिसको परचेज या कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें पैसे मिल रहे हैं, अगर वो एसेट डेप्रिशिएबल है या नॉन डेप्रिशिएबल है, अगर वो डेप्रिशिएबल है, अगर वो डेप्रिशिएबल है तो आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं और आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इसे डेप्रिशिएबल है तो चाहे ये मेथड फॉलो करें चाहे ये मेथड फॉलो करें। लेकिन अगर ऐसे डेप्रिशिएबल नहीं है जिसके लिए हमें गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं, हमें बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे मिल रहे हैं गवर्नमेंट से, डेप्रिशिएबल एसेट है, बिल्डिंग बनानी है ना, तो चाहे ये मेथड फॉलो करें चाहे ये फॉलो करें, आपकी मर्जी। आंसर सेम आता है दोनों से, मैथमेटिकली आंसर सेम आता है। लेकिन अगर एसेट नॉन डेप्रिशिएबल हुआ तो फिर याद आया कि नहीं? बस कर दो, तुम्हें तो पढ़ाया, ये मैंने तो तुम्हें पढ़ाया था, लेकिन शुक्रिया, ये ठीक, ये पढ़ाया था। अगर आपका ऐसे नॉन डेप्रिशिएबल है ना, तो हमारे पास सिर्फ कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है? ये वाली, डेफिनेट। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन क्या हुआ? अगर हमारे पास डेप्रिशिएबल एसेट को बनाने के लिए हमें पैसे मिले हैं तो हम ये मेथड फॉलो कर सकते हैं और ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर हमें पैसे गवर्नमेंट से मिले हैं किसी प्लॉट को परचेज करने के लिए, तो फिर उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड अवेलेबल है? सिर्फ डेफर्ड इनकम। उधर वो ट्रीटमेंट नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि उस ट्रीटमेंट को फॉलो करने जाओगे ना आप, तो आप माइनस तो कर दोगे, लेकिन बाद में क्या होगा? बाद में चूंकि वो ऐसे डेप्रिशिएबल ही नहीं होगा, वो वैल्यू माइनस हो जाएगी कॉस्ट में से, लेकिन बाद में उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा। याद रखो, जो गवर्नमेंट ग्रांट होती है ना, आसान लफ्जों में हमारी इनकम होती है, आसान लफ्जों में हमारी इनकम होती है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, इसकी हमारी इनकम होती है। अगर ये वाला मेथड होगा तो वो इनकम बनेगी, लेकिन पता है किस शक्ल में? रिड्यूस डेप्रिसिएशन की शक्ल में। आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का कम हो जाएगा। इनकम बनेगी ओवर द पीरियड, लेकिन वो आपका क्या हो जाएगा? आपका हर साल का एक्सपेंस कम हो जाएगा। इनकम बनेगी एक्सपेंस की कमी की शक्ल में। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको अपने नाम से इनकम बनती नजर आएगी, बनी इनकम ही है। ठीक है, तो नॉन डेप्रिशिएबल में क्या होता है? क्यों सिर्फ ये मेथड अवेलेबल है? क्योंकि उस मेथड से इनकम बन नहीं सकती। माइनस तो हो जाएगी, जो पैसे मिलेंगे वो माइनस तो हो जाएंगे, लेकिन वो इनकम नहीं बनेगी। ठीक है, मैं भी इसकी डबल एंट्रीज भी आपको लिखवाया था ताकि ज़रा बेसिक चीज़ें कवर हो जाए। यहाँ तक कुछ सवाल बता दें जी, आपकी इतराज़ करना चाह रहे थे? पूछ लो, होगी तो बस, चलो गुड है। अच्छा, सॉरी, हाँ नॉन कैंडिडेट असल में ना आईएएस ने उस तरह से डिफाइन नहीं किया, उसने लॉन्ग टर्म एसिडी का है, तो अंडरस्टूड है कि वो नॉन कैंडिडेट ही है। उसने नॉन कैंड का नाम लिखा, लॉन्ग टर्म का नाम लिखा हुआ, तो वही अंडरस्टैंडिंग वही बनती। अच्छा जी, चलिए जी आगे। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं होगी तो वो क्या होगी? इनकम होगी। यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे भी दो सिनेरियो हैं। इसका नॉर्मली सबसे पहले सवाल हम पूछते हैं कि जो हमें पैसे मिल रहे हैं, ये इन पैसों का मिलने का मकसद किसी एसेट को बनाना या कंस्ट्रक्ट करना नहीं है, तो कोई और मकसद है? कोई शर्तें होंगी पूरी करनी होंगी। जैसे अक्सर शर्त क्या होती है
कि आपने इतने साल तक एम्प्लॉय रखने हैं, फॉर एग्जांपल ये शर्त है, बस ये शर्त है, इसके पैसे मिल रहे हैं, उनको तनख्वाहें देनी है, उन तनख्वाहों की सपोर्ट आपको मिल रही है। उनकी तनख्वाह 10 रुपये है तो आपको 8 रुपये दे दिए हैं सरकार ने कि लो यार, उनको आपने एम्प्लॉय रखना है, काम भी कराओ और उनकी तनख्वाहों की सपोर्ट आप हमसे ले लो। तो उसमें कोई एसेट खरीदना या एसेट को बनाना कोई शर्त नहीं है। अच्छा जी, इसमें ना हम सवाल क्या पूछते हैं, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड इन फ्यूचर। क्या मुस्तकबिल में, पैसे तो ले लिए, क्या मुस्तकबिल में कोई हमने शर्तें पूरी करनी है? तो दो जवाब आएंगे, यस, नो। अगर आपने कोई शर्तें पूरी करनी हैं, यस, तो फिर एक ही मेथड अवेलेबल है, वो क्या है, डेफर्ड इनकम। और अगर शर्तें पूरी नहीं करनी, मतलब शर्तें हैं ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इमीडिएटली क्या बना देंगे, इमीडिएटली इनकम बना देंगे। यहां पे एक चीज और कवर है, यहां पे ना नो में या तो शर्तें ही नहीं है, या तो शर्तें ही नहीं है, या अक्सर एक कॉन्सेप्ट होता है पास्ट लॉसेस का। अक्सर सरकारी प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे आप लाहौर में, आप सब लाहौर के हैं या नहीं हैं, लेकिन लाहौर में भी हैं बैठे हुए हैं, तो ये इधर आप लाहौर में देखो, ये जो क्या, ये कौन सी, और क्या कौन सी ट्रेन है ये, नहीं ऑरेंज नहीं है, क्या मेट्रो कहते हैं इसे, मेट्रो, ये जो कॉरिडोर में चलती है। तो ये भी जो लाहौर की मेट्रो है, ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, बट इसे ऑपरेट कौन कर रहा है, कौन कर रहा है ऑपरेट? कभी मेट्रो की बस नहीं देखी, पीछे कुछ लिखा होता है WEDA, है जी चोई साहब, वो वराय इश्तिहार की बात नहीं हो रही, जो आप जा रहे हैं इधर इसकी बात हो रही है। इसमें वेडा लिखा होता है, WEDA, देखना कभी आज के बाद। वेडा असल में कंपनी का नाम है जो इसको ऑपरेट कर रही है। असल में वो कंपनी ऑपरेट कर रही है, लेकिन कभी भी ना, जो ये वाला प्रोजेक्ट होता है ना, ये वाला, ये कभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। इसके जो भी सब्सिडी कह लो, कोई जो भी नाम रख लो, वो सर्टन पैसे गवर्नमेंट पे करती है। वो किलोमीटर बेस भी हो सकते हैं कि इतने किलोमीटर के हम आपको इतने पैसे देंगे। अब उसकी शर्त क्या होती है कि पहले किलोमीटर चलाओ, या शर्त क्या होती है पहले लॉस को सफ़र करो। तो जब आपने पास लॉसेस सस्टेन कर लिए हुए हैं, बेयर कर लिए हुए हैं, उसके बाद तो आपको शर्तें फुलफिल नहीं करनी ना। तो अक्सर क्या शर्त होती है कि पहले अपनी किलोमीटर चलाओ या लॉसेस सफ़र करो, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो इस सिनेरियो में जो पैसे मिलते हैं ना आपको, उसको आप क्या कर लेते हैं, इमीडिएटली इनकम कर लेते हैं, जो कि आपने भी और शर्तें पूरी नहीं करनी होती, बस ये लॉसेस है जो आपने बेयर कर लिए हैं। तो ये भी इसी में कवर होगा। ठीक है जी, यहाँ तक देख लें। चलें जी, आगे चलें। चलें जी। अच्छा, अब थोड़ा सा ना बेसिक एंट्रीज पे आ जाते हैं। ठीक है, मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो इस एरिया पे रहेगा, क्योंकि मैंने बस रिवाइज ही करना है इतना कि हम सीख गए। ये डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट, और दूसरा हमारे पास क्या है जी, कौन सा, डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम इधर भी जिक्र है, ये सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। चलें जी, पहले मैं लिखने लगा हूँ डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट। अच्छा जी, इनिशियल एंट्री। इनिशियल का मतलब है जब आपको ग्रांट के पैसे मिलेंगे, आपकी एंट्री करेंगे, पैसे डेबिट, पैसे आ गए हैं तो पैसे डेबिट कर देंगे, या फिर क्या डेबिट करेंगे, रिसीवेबल डेबिट। आयश बेसिक सी बात, आयश 20 ये भी कहता है कि 2 शर्तें हैं, जिस दिन पूरी हो जाए ना, उस दिन आप ग्रांट को रिकॉर्ड कर लें। इनिशियल रिकॉर्डिंग, आप ग्रांट को रिकॉर्ड कर दें चाहे पैसे ना मिले हों।
तो पैसे मिल गए हैं तो बैंक डेबिट, नहीं मिले तो रिसीवेबल डेबिट, और क्रेडिट आप किसे कर देंगे, एसेट को। मेथड का नाम क्या है, डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट। एसेट आप खरीद चुके होंगे, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। सब्सीक्वेंटली क्या होगा, सब्सीक्वेंटली क्या होगा, बस आपने कुछ और नहीं करना, बस आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसी में क्या होगा, इसी में आपकी ग्रांट इनकम बुक हो जाएगी। कैसे, किस शक्ल में, रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन की शक्ल में, रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन की शक्ल में। ठीक है, बस ये आपने करना है जी। डेफर इनकम में क्या करना होता है, जी, ये कॉस्ट कम करने की एंट्री है। कॉस्ट डेबिट होती है ना एसेट, ये कॉस्ट कम करने की एंट्री है। ठीक है, अगर एक स्टेप और ऐड करने, आपके सवाल पे मैं जवाब दे रहा हूँ बस। पहले हम क्या करेंगे, पीपी डेबिट, बैंक क्रेडिट। फर्स्ट करो हमने 1000 रुपये का खरीदा, पहले खरीद लिया, अब क्या होगा, हमें गवर्नमेंट से 200 रुपये ग्रांट मिल गई, मिल भी गए पैसे, तो क्या होगा, 200 रुपये डेबिट और 200 रुपये पीपी में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो क्या होगा, 1000 डेबिट माइनस 200, 800 रुपये। तो ये माइनस करने की एंट्री। ठीक है जी, चले। हाँ 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 जी, यस यस। तो उसी का इम्पैक्ट आ रहा है ना सब्सिक्वेंट। डेप्शन क्यों कम हो गई है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट ग्रांट के मिलने की ऐसी काउंटिंग की है जिससे हमने इसकी कॉस्ट कम कर दी है, और उसी वजह से डेप्शन रिड्यूस हो रही है। अगर और कुछ ऐड करना है तो ये लो, एसेट की लाइफ 5 साल है। अगर ये एंट्री ना हो, स्ट्रेटन मेथड, अगर ये ना हो एंट्री, तो कितनी डेप्शन आ जाएगी, 200 रुपये आ जाएगी ना। और ये अगर एंट्री हो जाए तो करो माइनस, 800 डिवाइड बाई 5 कर दो, 160 आ जाएगी। और 160 कैसे आ गई, इसी वजह से आ रही है। तो सिर्फ यहाँ पे लिख दिया कि जो आपकी डेप्रिसिएशन क्या होगी, रिड्यूस होगी है, किस वजह से, ग्रांट को इस मेथड की में रिकॉर्ड करने की वजह से। ठीक है जी, चलें आगे। सवाल कोई है तो बता दें। सवाल आपने पूछने हैं, ये तो चाहे बेसिक है चाहे बेसिक के बाद है। अच्छा, डेफर इनकम, इसको इनिशियल रिकॉर्ड करने की एंट्री होगी। अच्छा मैं बता दूं, जो पढ़ रहे हैं ना, सेम यही चीज़ें दोबारा डिस्कस होनी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जाके। वहाँ पे एक जगह पे मैं नोट्स बनाते हुए इसका जिक्र करूँगा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब वो समझाऊंगा तो ये पढ़ा होगा तो वो बेहतर समझ आएगा। वैसे ये सिलेबस में नहीं आया स्टूडेंट हमारे। ठीक है, अच्छा इसको रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी जी, बैंक या रिसीवेबल डेबिट। ये एंट्री है ग्रांट रिकॉर्ड करने की। और क्रेडिट, डेफर इनकम मेथड क्या होता है, डेफर इनकम मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें पहले ग्रांट को लायबिलिटी बनाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकम में कन्वर्ट करते जाते हैं। ये होता है डेफर्ड इनकम मेथड। तो क्या करेंगे जी, नाम क्या है इसका, डेफर्ड ग्रांट इनकम, लायबिलिटी है जी, अंडरस्टूड है, ये एंट्री करेंगे। और सब्सिक्वेंटली क्या होगा, सब्सिक्वेंटली क्या होगा, ऐसे डेप्रिशिएट भी होगा। मैं बस लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि डेप्रिशिएट भी होगा। अगर ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट है तो एसेट क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। इफ, क्योंकि ये मेथड दोनों में लग सकता है ना, इफ रिलेटेड टू एसेट तो डेप्शन चार्ज होगी, मैंने उसकी एंट्री नहीं लिखनी,
वो तो पता ही है आपको। इस मेथड में आपको इनकम खुद बनानी पड़ती है हर साल। इस मेथड में आपको इनकम खुद बनाना पड़ता है हर साल। इस मेथड में क्या एंट्री करेंगे आप? ग्रांट इनकम को रिकॉर्ड आपको खुद करना पड़ेगा, खुद रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या एंट्री करेंगे? डेफर्ड ग्रांट इनकम लायबिलिटी डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। कुछ एक दो शक्लें अजीब सी लगी हैं मुझे पढ़ाते हुए, तो ज़रा मैं एक एग्जाम्पल छोटी सी सुना दूँ ताकि समझ आ जाए। बड़ी आसान सी बात है, भूली भी है असल में, बता देता हूँ। 1 जनवरी 25 को आपने एसेट बाय किया। आसानी के लिए मैं एसेट की लाइफ रख रहा हूँ 2 साल। हो सकती है ना, कोई इतराज तो नहीं? चलो बट ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन मेथड है जी। 1 जनवरी को ही क्या हुआ, सरकार से हमें ग्रांट क्या हो गई, रिसीव हो गई। कितनी जी? 400, 500, 600? 600 का लीजिए, 600 रुपये रिसीव हो। अब आपको पता है इसको दोनों मेथड, पीपी है मैं लिख देता हूँ, पीपी कौन सा मैं लिख देता हूँ, बिल्डिंग है, तो डेप्रिशिएबल हो गया। तो हमारे पास दोनों चॉइसेस अवेलेबल हैं। हम दोनों मेथड क्या कर सकते हैं, बोथ मेथड्स कैन अप्लाई। दोनों मेथड इस पर बेटा अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा सवाल सॉल्व करता हूँ मैं क्विकली, 5 मिनट लगेंगे बस। देखो जरा, ताकि समझ आ जाए क्या है, कंपैरिजन हो जाएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। चल अब इधर आ जाए, अब ये जरा कंपैरिजन बना लेते हैं। एक डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट, और डेफर्ड इनकम। क्या एंट्री होगी? 1 जनवरी 25 बिल्डिंग डेबिट और बैंक क्रेडिट। अच्छा, मैं एंट्रीज कर रहा हूँ और यहाँ मैं एक वर्किंग करूँगा, ठीक है, इसी मेथड की। ये क्या है, बिल्डिंग की मैं एक नेट बुक वैल्यू, ये बिल्डिंग का लेजर बना लूँगा किस शक्ल में, कॉलमर फॉर्म। ये लेजर है किस शक्ल में, कॉलमर फॉर्म में। बिल्डिंग डेबिट, बैंक क्रेडिट कितने से, 1600, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने खरीद ली कितने की, 1600 रुपये, डन। अब रिकॉर्ड करें सेम डेट 1 जनवरी 25, क्या करेंगे, बैंक डेबिट, ये वाला मेथड है ना, तो क्या करेंगे, हाँ जी, बिल्डिंग क्रेडिट ना, बिल्डिंग क्रेडिट होगी ना, कितने से, 600, 600, ठीक है जी। इधर आ जाए सेम डेट पे, यहाँ मैं लिखूंगा ग्रांट और 600 क्या कर दूंगा माइनस, कितना बैलेंस आ जाएगा, ये लेंज। आप क्या करेंगे, आज हर साल कुछ नहीं करना, बट एक्शन चार्ज करेंगे। क्या करेंगे, 31 दिसंबर 25 डेप्रिसिएशन, कितना जी, ऐसे शो कर देता हूँ, 1600 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 2, और पूरा साल कितना, ये 1000 ही आ गया, 500। अगले साल भी एंट्री होगी,
31 दिसंबर 25 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये लेंगे कितने से, इसको यहाँ अपडेट करेंगे तो क्या होगा 31 दिसंबर 25 DEP का मतलब डेप्रिसिएशन 500, 25 सेंट हो गया। ईयर एंड फिर 31 दिसंबर 26 फिर डेप्रिसिएशन 500, ईयर एंड हो गया, ये लो, ठीक है जी। तो वर्किंग भी आ गई एंट्रीज में, ये मैंने लिखा था पहले नोट्स में। अच्छा इधर क्या करेंगे जी, अब इधर आ जाए, इधर मुझे बनाने पड़ेंगे 2 कॉलम। बेसिक लेवल पे चला रहा है, मैं पढ़ाते हुए कहता हूँ हमेशा कि इस मेथड में ना, इस मेथड में डेफर्ड मेथड में अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है ना, ये शीट कवर करनी है बस, ये शीट मुझे पता है मैंने किधर चलना है, मैं बता दूंगा। इस मेथड में एक बात याद रखें, अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है और डेप्रिशिएबल एसेट है तो इस मेथड में हम हमेशा 2 लेजर बनाएंगे, एक बिल्डिंग का, 2 लेजर, इस मेथड में 1 लेजर, इस मेथड में 2 लेजर, एक बिल्डिंग का और एक डेफर्ड ग्रांट इनकम जो लायबिलिटी है उसका। चलें 1 जनवरी 25 क्या होगा जी, बिल्डिंग डेबिट, बैंक क्रेडिट 1600 रुपये, बिल्डिंग वहीं रहेगी लेकिन क्या होगा, जो आपको वो पैसे मिलेंगे जी, बैंक डेबिट 600, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, डेफर्ड ग्रांट इनकम, जी जी जैसे जो भी कहते। इधर शक्ल क्या बनेगी, इधर शक्ल क्या बनेगी, 1 जनवरी 25 ये 1600 आ जाएगा और ये कितना अलग से कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अब हर साल 2 एंट्रीज होंगी, हर साल 2 एंट्रीज होंगी, चूंकि एसेट है ना तो डेप्शन भी चार्ज होगी और इनकम तो इस मेथड में बुक करनी ही पड़ेगी अलग से। कितनी, 1600 डिवाइडेड बाय 2, 800। और दूसरी क्या होगी, अभी आपको नोट करवाया था लायबिलिटी को इनकम बना के खत्म करना है हर साल, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट क्रेडिट। कितनी, कैसे 300, 600 है ना, तो सवाल पूछना मैंने, तुम्हारी लास्ट लेक्चर वाली बात मुझे याद है, जो तुम्हें लात तलकी का इज़हार किया था ना, तुम ही थे ना, मुझे तो मैं तो जानता नहीं आपको, आप एक सवाल पूछना है लेकिन आसान है, जवाब दे दोगे आप, परेशान नहीं होना, नहीं तो मैं बता दूंगा। चलें जी, ठीक है जी, लायबिलिटी डेबिट और इनकम ये हर साल ऐसे चलेगा। अब चूंकि एंट्री भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो मैं बस ऐसे लिखने लगा हूँ कि यही एंट्री हो जाएगी 26 में और यही एंट्री हो जाएगी दोबारा फिर 26 में, ठीक है। 26 में दोबारा दोनों एंट्रीज होंगी ना, 2 साल लाइफ है ना, ठीक है। इधर शक्ल क्या बनेगी, 31 दिसंबर 25 इधर से डेप्रिसिएशन माइनस हो रही होगी और इधर से लायबिलिटी खत्म होके इनकम में तब्दील हो रही होगी। ये रेंट हो जाएगा, इधर 800 इधर 300, फिर इधर क्या होगा जी,
अगले साल दोबारा क्या होगा, फिर 800 डेप्रिसिएशन और फिर 300 की इनकम। चलें आगे, डन है जी, क्लियर? कोई सवाल है तो बता दे, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट है इसका, ये भी पता होना चाहिए हमें। अच्छा, ये मसला आता है डेफर्ड इनकम मेथड में। डेफर्ड इनकम मेथड का ना जिक्र 3 जगह पे आ रहा है। एक आ रहा है रिलेटेड टू एसेट डेप्रिशिएबल, रिलेटेड टू एसेट नॉन डेप्रिशिएबल और रिलेटेड टू इनकम। चलें, एक बहुत बेसिक सी बात है जो पता होना जरूरी है। देखें ज़रा, ये एक डायग्राम से मैं बनाने लगा हूँ, एक टेबल सा कह लें, टेबल ही कह लें, डायग्राम टेबल। इसका ताल्लुक है ही किससे, डेफर्ड ग्रांट इनकम इस मेथड से, इसका ताल्लुक है इस मेथड से। चलें जी, अच्छा जी, एक हो गया जी रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट, इस पर भी मेथड लग जाता है। एक है जी रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट और नेक्स्ट है जी रिलेटेड टू इनकम। दो सवाल हैं असल में, दो सवाल है। एक सवाल है डेफर्ड इनकम मेथड में, दो सवाल, आपको दो सवालों के जवाब पता होना चाहिए। एक डेफर्ड इनकम, पहले लायबिलिटी बनाओ फिर इनकम बनाओ। दो सवाल, पहला सवाल, पहला सवाल है ओवर हाउ मैनी, हाँ ओवर, ठीक है, हाउ मैनी टाइम से बेहतर ईयर से लिख लें, ओवर हाउ मैनी ईयर, कितने साल पे इनकम बनाए, कितने साल पे इनकम बनाए, ये अलग चीज है, ये अलग सवाल है। और किस प्रोपोर्शन में इनकम बनाए, प्रोपोर्शन या पैटर्न, ये अलग बात। हमें असल में ना आदत पड़ चुकी होती है, सभी भी हमने सवाल किया है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अब डिवाइडेड बाई 2 इसके दो मीनिंग है, दो सवालों को जवाब है इसमें। एक, 2 साल में डिवाइड करें, दूसरा हर साल की अमाउंट क्या है, बराबर, प्रोपोर्शन क्या है, इक्वल। आसान हो जाता। अच्छा जी, अगर हमें मेथड हम ये फॉलो कर रहे हैं, अगर हमें ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट मिली है ना, तो हमने उसे कितने साल में इनकम बनाना है, ओवर लाइफ ऑफ एसेट। जितनी एसेट की लाइफ है उतने साल पे इनकम बना लेना है। और किस प्रोपोर्शन पैटर्न में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के प्रोपोर्शन में। मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस प्रोपोर्शन में, जिस पैटर्न में डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है ना, उसी पैटर्न में इनकम बनाना है। अगर स्ट्रेटल मेथड है तो हर साल बराबर, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो जिस प्रोपोर्शन पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे एक्सपेंस बुक हो रहा है उसी प्रोपोर्शन पे आप इनकम बनाएंगे। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है, फर्ज करो ईयर 1 में, 2 में, 3 में, आ जाए मैं ठीक, आज फर्ज करें
ईयर 1 में डेप्रिसिएशन है 100 रुपये, रिड्यूसिंग की मिसाल बना रहा हूँ। ईयर 2 में है 90, 3 में है 81, 3 साल लाइफ है, फ़र्क करो, मैंने बस लिख दिया। अब इसका प्रपोर्शन क्या है करना था, टोटल कितना, 271। आप इसका प्रपोर्शन निकाला ना, कितने प्रपोर्शन मतलब कितने परसेंट, हर पहले साल आप कितनी इनकम बनाओगे, 100 डिवाइडेड बाई 271, 90 डिवाइडेड बाई 271, 81 डिवाइडेड बाई 271, इस प्रपोर्शन में इनकम बनाओगे। फर्ज करो हमारी ग्रांट 300 रुपये है, हमें कितने ग्रांट के पैसे मिले थे, 300 रुपये, तो पहले साल में कितनी इनकम बनेगी, इसको मल्टीप्लाई कर देना 300 से, 111 आ गया, लिखते जाओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो 300 से जी, टोटल हो जाएगा 111 के बाद कितना आ गया 100, 211 हो गया, और उसके बाद फिर 89 ना कह देना, अब 89 हाँ 89 आएगा ना, क्योंकि वो 300 को हम तोड़ रहे हैं ना इस प्रपोर्शन में, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। स्ट्रेट लाइन में आसानी पता क्यों होती है, स्ट्रेट लाइन में हर साल का प्रपोर्शन क्या होता है, बराबर होता है, बराबर, ठीक है, इसलिए हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। डिवाइड बाय 2 का मतलब है हर प्रपोर्शन बराबर है, डिवाइड बाय 3 का मतलब है हर प्रपोर्शन बराबर है, बराबर बराबर के 3 हिस्से, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 4 बराबर के 4 हिस्से, तो इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में आसान रहता है, हम सोचते भी नहीं है। अभी भी मैंने एग्जांपल की, हमने डिस्कस भी नहीं किया डिवाइड बाय 2, वो 2 का मतलब है 2 साल था, और डिवाइड बाय 2 का एक मतलब और भी था कि बराबर, बराबर प्रपोर्शन, लेकिन दिस इज द एग्जैक्ट रूल, हम इसको फॉलो करना है। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आ जाए, 3 साल लाइफ हो, तो इस तरह इनकम बुक होगी। चले आगे बढ़ते हैं जी, रिलेटेड टू डेफिनेट का मेथड ही है जी जी, ऐसे ही है, शाबाश, बिल्कुल। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, पहले जो भी एसेट की लाइफ है, हमें पहले पूरी उसकी लाइफ की डेप्शन पता करनी पड़ेगी, जब तक टोटल डेप्शन नहीं पता चलेगी उसके बाद हम प्रपोर्शन निकालेंगे, और हर साल की फिर इनकम आएगी, ऐसे ही, ठीक है। अच्छा जी, अगर ग्रांट मेथड यही हो, ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो, मिसाल के तौर पे आपको पैसे मिले हैं प्लॉट खरीदने के, लैंड नॉन डेप्रिशिएबल है, लिख देता हूँ, आपको पैसे मिले हैं लैंड खरीदने के, ग्रांट। अब यहाँ पे लैंड की तो लाइफ इंडेफिनिट होती है, मेथड हमने ये फॉलो करना है, तो कितने साल पे इनकम बनाएं, यहाँ पे IAS में लिखा हुआ है ओवर द लाइफ ऑफ एसोसिएटेड एक्टिविटी, और आसान लफ्जों में एसोसिएटेड एक्टिविटी क्या होती है, लैंड पे क्या बननी है, बिल्डिंग। IAS में मिसाल में भी ये दिखा हुआ है, लैंड की तो अपनी लाइफ है नहीं, तो कितने साल पे इनकम बनाएंगे, जो उस लैंड पे एक्टिविटी चल रही है, बिल्डिंग, मतलब आसान लफ्जों में लिख दूं यहाँ पे, आसान लफ्जों में बिल्डिंग की लाइफ। हालांकि ग्रांट आपको बिल्डिंग के लिए नहीं मिली, किस लिए मिली है, प्लॉट खरीदने के लिए, लेकिन किसकी लाइफ में इनकम बनाएंगे, बिल्डिंग। किस प्रपोर्शन में, वही जवाब है जो ये एसोसिएटेड एक्टिविटी है ना बेटा, एसोसिएटेड एक्टिविटी के एक्सपेंस के प्रोपोर्शन में, ये हो गया मुश्किल लफ्ज। आसान लफ्ज क्या हो गया बेटा, जब एसोसिएटेड एक्टिविटी बिल्डिंग है तो उसका एसोसिएटेड एक्टिविटी का एक्सपेंस क्या होगा, आसान लफ्जों में इसका जवाब है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के प्रोपोर्शन में। किसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बिल्डिंग का। हाँ जी,
तो उसके बेटा एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, इसलिए तो मैंने पहले रूल बता दिया, फिर आसान भी बता दिया। रूल यह है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है उससे कोई एक्सपेंसेस लग रहे होंगे ना, उसका प्रोपोर्शन बेटा ऐसे निकलता है, चाहे डेप्शन कह लो, कोई एक्सपेंस कह लो। क्या चीज? ऐसे ही है, जब हमने कह दिया कि डेप्शन एक्सपेंस के प्रोपोर्शन में, अगर डेप्शन 6 महीने की चार्ज हुई है तो उतना ही होगा ना। तो जब तक बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन नहीं स्टार्ट होगी तब तक ये लायबिलिटी रहेगी, उसके बाद इनकम बनेगी, साल हो 2 साल हो। सर आपने कहा कि नॉन डेप्रिसिएबल एसेट होता है वो हम डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट उससे ग्रांट को नहीं कर सकते इसलिए सिर्फ। हाँ सर, अगर फॉर एग्जांपल उसको जो है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट है वो हमारा आउटफ्लो कम हो रहा है, तो आपने कहा था कि इनकम उसकी रिफ्लेक्ट नहीं होती। इनकम किसके रिफ्लेक्ट नहीं होती? के अंदर जो डेफर्ड पेमेंट कार्ड की अगर हम डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट कर दें नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, तो इनकम अपने नाम से नहीं आती, बॉटम लाइन में, बॉटम लाइन का मतलब प्रॉफिट, उसमें आ जाती है, नाम से नहीं आती, बट आ गई है। तो फिर मेन इशू क्या फिर आ गया कि अगर आ गई है वो तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट? डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लैंड डेप्रिशिएबल नहीं है ना। डेप्रिशिएबल ना हो तो हम उसको अगर कॉस्ट से रिडक्शन ऑफ कॉस्ट हमारा आउटफ्लो कम हो रहा है तो वो चीज़ अगर हम करें, आउटफ्लो का तो इशू है ही नहीं, वो तो काम हो गया। अब वो तो आउटफ्लो तो काम हो गया, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसने इनकम भी तो बनना है ना। वो इनकम बनता है डेप्शन कम रिकॉर्ड होने के चक्कर में। जब आपका लैंड है उसने डेप्रिशिएट ही नहीं होना तो कैसे इनकम बुक होगी? आपने देखो अभी नहीं, आपने 1000 रुपए की लैंड खरीदी, लैंड है, और 200 रुपये की ग्रांट मिली। आप डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट मेथड से इतना नहीं है, डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन भी है। डेप्रिसिएशन डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट में तो बस माइनस होती है, इनकम कैसे बनती है? वो इनकम बनने के लिए डेप्शन चार्ज होनी चाहिए, जो कि डेप्शन फिर कम होगी। जब आप लैंड के केस में आप माइनस तो कर लोगे, माइनस करें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बाद में जो लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगी ना, वो माइनस तो हो जाएगी, लेकिन इनकम नहीं बनेगी कभी भी। इनकम बनने के लिए क्या होना चाहिए? डेप्रिसिएशन। डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट मेथड में डिडक्ट करना तो मसला कोई नहीं है, लेकिन वो जो ग्रांट आपने माइनस की है ना, उसने असल में इनकम कब बनना है? जब वो एसेट क्या होना है? डेप्रिशिएट होना है। तो चूंकि एसेट नॉन डेप्रिशिएबल है, इसलिए आईएएस से मना फरमाया है कि आप ये वाला मेथड फॉलो नहीं कर सकते। माइनस करना तो इश्यू नहीं है, माइनस करना या लायबिलिटी रिकॉर्ड करना एक ही बात है। डेफिनेट मेथड में पहले लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं ना, इनकम तो नहीं बनती ना, बनानी पड़ती है ना। वैसे ही याद रखो कि डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट मेथड में माइनस करते हैं ना, तो उसको तुमने बुक किया है, इनकम कब बनेगी? जब डेप्शन चार्ज होगी। तो चूंकि वो लैंड है उसने डेप्रिशिएट ही नहीं होना, तो इनकम कैसे बुक होगी? ठीक है, ये इशू है, इसलिए नहीं कर सकते। माइनस करना तो इशू नहीं है। क्वालिफाइंग क्या जी? व्हाट इज क्वालिफाइंग? दिस इज बोरिंग कॉस्ट। हाँ मिल गई, माइनस हो जाएंगे बेटा। कोई प्लांट खरीदना और बनाने में सिर्फ टाइम का फ़र्क है, और वहाँ पे इकट्ठे पैसे देने पड़ते हैं या थोड़े थोड़े करके देने पड़ते हैं, माइनस करेंगे। तो कैफ के सवालों में भी आता है कि आप एक एसेट बना रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट भी चल रही है, साथ ग्रांट भी मिल रही है, तो माइनस कर देंगे। अगर कौन सा मेथड है? डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट मेथड है, तब माइनस करेंगे। अगर डेफिनेट मेथड है तो लायबिलिटी बना लेंगे। ठीक, चलें जी, यही मेथड है रिलेटेड टू इनकम, ये मेथड है, और ग्रांट क्या रिलेटेड टू इनकम है, ये मेथड है, और ये टाइप है ग्रांट की। बेटा यहाँ तो डेफिनेट इनकम ही मेथड होता है अगर कंडीशन फ्यूचर में पूरी होनी है। तो पता है यहाँ पे कितने अरसे में इनकम बुक करनी होती है? ओवर द कंडीशन पीरियड। जितने साल आपने शर्तें पूरी करनी है ना, उतने साल पे, और किस किस प्रोपोर्शन में? बेटा रिलेटेड, कोई ना कोई रिलेटेड एक्सपेंस आपका हो रहा होगा, रिलेटेड एक्सपेंस के प्रोपोर्शन में। मैं मिसाल देता हूं इसकी,
ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा इशू है ये डेफिनेट इनकम, बाकी आसान है। ठीक है जी। अच्छा, फर्ज करें हमें गवर्नमेंट से 10 रुपये मिले हैं, किस लिए कि आपने इस इलाके में जो कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे आपने 3 साल तक इतने एम्प्लॉयज़ रखने। अब उन 3 साल तक उन एम्प्लॉयज़ की, उनसे हम काम भी कराएंगे, उनकी उनकी सैलरीज 3 साल की हैं। फॉर एग्जांपल ग्रांट मैंने कितनी बोली, 10 रुपये। उनकी सैलरीज हैं फर्स्ट को 18 रुपये, लेकिन हमें ग्रांट 10 मिली है। तो अब क्या होगा, वो 18 रुपये जो होगा, फ़र्ज़ करो पहले साल 7 रुपये सैलरी, अगले साल 6 रुपये है, अगले साल 5 रुपये है। 1 2 3 18 रुपये हो गए, 18 मिलियन कह लो, 18 मिलियन हो गए। तो बेटा ग्रांट जो मिली है कितने साल पे इनकम बनानी है, 3 साल पे। 3 साल तक रखना है ना एम्प्लॉयज़ को, किस प्रपोर्शन में, 7/18, 6/18, ये 1 2 3 ईयर है। पहले साल बेटा इतनी इतनी इनकम बनेगी, ये रूल है। जो भी एक्सपेंस हो रहा होगा रेलिवेंट उस प्रपोर्शन में। ठीक है जी। अच्छा, एक आखिरी बात है, बस वो लिख लें, ये है जी, लिख लें नॉन मॉनेटरी ग्रांट, इसको नॉन कैश ग्रांट भी बोलते हैं। मतलब आपको, भाई ये रेंज बाहर तो नहीं चलेगी, ये रेंज बाहर तो नहीं चलेगी, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, मैं मेरा नहीं ख्याल, देख ले भाई, ये तो एंगल तो मुझे उधर बता रहा है, कुछ जूम आउट तो नहीं किया कुछ। देख हम तो भाई अब वो कैमरा मैन बन गए, उधर था तो मार्जिन अब यहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, बड़ी बात है यार, मेरा अंदाजा खराब हो गया। चलें, नॉन मॉनेटरी ग्रांट है, नॉन कैश ग्रांट, इसका मतलब क्या है, हमें गवर्नमेंट से कैश ग्रांट भी नहीं मिला, कोई डायरेक्ट प्लॉट ही मिल गया, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से प्लॉट ही रिसीव हो गया एज ग्रांट, इसको बोलते हैं नॉन कैश ग्रांट। इसमें एक मसला क्या आता है, जो कैश होता है वो तो पता है कितना है, यहाँ पे होता है जो चीज़ मिली है उसकी वैल्यूएशन करनी होती है। तो यहाँ पे बस वैल्यूएशन का रूल क्या है, वैल्यूएशन क्या होगी, इस चीज़ को वैल्यू क्या साइन करेंगे ना। तो यहाँ पे आईएएस कहता है कि 2 ऑप्शन आपके पास, या तो इसको आप फेयर वैल्यू पे बुक कर लें, इसको फेयर वैल्यू साइन कर दें, या नॉमिनल वैल्यू साइन कर दें। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट प्रैक्टिकली भी और ज़्यादा सूटेबल यही है। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, है जी, क्या जी, नहीं, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, नहीं, जो ग्रांट को हासिल करने के लिए अगर आपने कोई कॉस्ट वगैरह पे की है, कोई आपने कोई फ़ी पे की है गवर्नमेंट को, या कुछ एसोसिएट खर्चे किए हैं, वो कहता है उसी पे बुक कर लें, ठीक है। लेकिन ये मेथड प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होता, ज़्यादा ख़त्म भी शायद हो जाएगा, बट अभी दोनों अवेलेबल है मेथड, प्रैक्टिकली इसी पे चलते हैं, जो मार्केट में होती है हम उसी पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए आगे, चलिए, बहुत मुश्किल एक आयत है, थोड़ा सा पढ़ना है, पर थोड़ा सा बेसिक, ये आप 5 मिनट पढ़ना वाकई। आइए सेट है जी, अब तो यार ये ख़त्म करके ब्रेक करूँगा, फिर मैंने तो अगला ये पढ़ाना है प्रॉपर जो सिलेबस में है, करते ब्रेक। आइए सेठ जी, चाय आएगी, मैं खुद थोड़ा सा भी कॉफ़ी पी गया था तो ब्रेक ली हुई।
नहीं नहीं इकट्ठे ही करेंगे। वो आप लोगों ने जो अब रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं नाम नहीं ले सकता, इतने आप लोगों ने खर्चे किए हैं तो बेनिफिट तो लिया होगा कोई यार। मैं नहीं मानता, अगर ऐसा है तो नेक्स्ट टाइम भाई कोई एग्रीमेंट करना। इसका मतलब इतना माशी इतना टाइम स्पेंड किया है, इतना इंटरनेट यूज हुआ है इतना तुम लोग का, है जी। अच्छा, आखिरी 4-5 दिन तो बहुत ही यूज हुए हैं। एक मैं नाम नहीं ले रहा, तुम्हारी फार्म है बाद वाली, नाम नहीं लेना। वहां से मुझे भाई 4 फोन आए हैं, 4 लोगों के एक ही दफा, 6 से 6 बजे जिस इनको वोट डालते हैं, 4 दफा फोन है। मैं कहा भाई वोट डाल दिए, बाकी मैं डाल दिया, मैंने कर दिए भाई को। बस नाम नहीं लेना यार, देखो ये बात फिर वही हो जाएगी यार, नहीं नाम नहीं लेना यार। ना मैंने तो इतनी इशारे में बात की सर वो एक वोट के लिए हमारे ऑफिस आ गया था बंदा। यार। मैं कहता हूँ आधा वोट भी तो आ जाना चाहिए। मैं तो खुद इस हक में हूँ कि वोट मांगना पड़ता है आपको, लेकिन इतनी दफा सर वो असल में जूनियर को कहा होता है कॉलेज में। भाई एक दफा तो मुझे इसकी फोन भी आ गया। मैं कहा भाई तुम कहाँ से आ गए? सर मैंने आपको फोन नहीं किया। तुमने नहीं किया, हालांकि तुम्हारा बनता था कॉल करना। चले नहीं बड़ा बड़ी एक्टिविटी रही है भाई, बड़ी इसने लाख फॉर्म खोली भी है, तुम्हें पता ही नहीं है। ये लाख सिस्टम चला रहा है। नहीं नहीं वैसे भाई देखो, जब इलेक्शन होते हैं ना, सीरियस नोट, आपको अपने भाई से वोट मांगना पड़ता है अगर वो एलिजिबल है वोट कास्ट करने के लिए। यू हैव टू कन्विंस अदर पर्सन। यार नहीं, इस दफा कंपटीशन बिल्कुल ज़्यादा नहीं था। इस दफ़ा कंपटीशन था ही नहीं इस दफ़ा ज़्यादा, लेकिन इस दफ़ा कंपेन अच्छी हुई है यार। कोई नेगेटिविटी नहीं हुई, क्योंकि हमने पहले देखी हुई है ना, वो एक दूसरे पे ब्लेम गेम उस तरह से शुक्र नहीं हुई, विच इज़ वेरी गुड। तो वो ज़रा हर किसी का राइट है कि वो ज़्यादा कंपेन करे, कम करे, बिल्कुल ना करे, तो वो तो हर किसी का अपनी है ना। लेकिन है कि वो नेगेटिव नहीं हुई, दैट्स गुड। वो नेगेटिव भी आता है जी। ओ भाई ये चलेगा ऐसे ही। हाँ बताओ बताओ क्या, तुम्हें तो इलेक्शन का कुछ नहीं बताना अभी। नहीं नहीं ये, हाँ जी, क्या कौन सा इलेक्शन? क्या बात है, ये लो ये भी होने वाले हैं अभी, बल्दिया के भी। चलिए आइए सेठो, हमारे एक स्टूडेंट ने बड़ी पहला सवाल पूछा उन्होंने पूरे सेशन में भी, तो पढ़ना पड़ेगा ना। आइए सेठ, जल्दी से बात, जल्दी से किया तो बस ऐसे ही में बस। चलो जी, 3 चीजें चैप्टर में है जी, जल्दी से जी बस खत्म करना बस। 3 चीजें चैप्टर में है, वो 3 चीजें क्या है जी? एक है जी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, दूसरा है जी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, और तीसरा क्या है जी हमारे पास प्रायर पीरियड एरर्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या क्या है? एग्जाम्पल जल्दी से बता दें, जल्दी से जी 2-3 एग्जाम्पल्स जी। क्या जी? चेंज इन, अच्छा मैं चेंज का लफ्ज़ नहीं लिख रहा, तो नाम लिख दूँ डेप्शन मेथड, ऊपर लिख दिया चेंज लिख दिया ना, डेप्रिसिएशन। और कौन से एस्टिमेट्स हैं? यूजफुल लाइफ, शाबाश। और आसान पहले रेजिडुअल वैल्यू। ये कैफ रिवाइज हो रहा है आपका इस चैप्टर में, इसमें आया स्टेट में जी, हैं जी। ओ बस कर दो यार, आसान बातें हैं। क्या कहा था? है जी एफ सी क्या है? वो इतना मुश्किल क्या पता यार, इतनी मुश्किल ये क्या है? इनमें वो एस्टिमेट है, सोच लो FL1 का रिजल्ट रिवर्स, FL1 का रिजल्ट रिवर्स हो जाएगा। हाँ फिर एग्री डन डन डन, वो है ही नहीं है एस्टिमेट। एक और सबसे आसान एग्जांपल, नहीं जितनी भी आपने प्रोविजंस पढ़ी हैं IAS 37 में, वो सारी एस्टिमेट ही हैं।
तभी तो जब उन पे चेंज आता है एस्टिमेट, पता ना क्या करते हैं, मैं लिख देता हूँ इधर, पता ही है आपको। इसको हम डील करते हैं प्रोस्पेक्टिवली। जी आप बताते हैं आगे जी। IFRS 15 में क्या, हाँ काफ़ी IFRS 15 में काफ़ी एस्टिमेट्स, राइट राइट, वहाँ पे भी हैं, वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा अब, ठीक है, उसमें भी हैं कुछ जगह पे। और जी बेटा NRV आपका एस्टिमेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट स्लैश ECL, एस्टिमेट है। नया अब ECL नाम है, ज़रा एस्टिमेट है, बड़े हैं नाम जी, बहुत अच्छे बेटा। ये सारे के हैं एस्टिमेट्स हैं, इन पे जब चेंज आता है तो हम प्रोस्पेक्टिवली डील करते हैं, मतलब जब चेंज आएगा उसी साल में काउंट फॉर करते हैं, पुराने साल जाके चेंज नहीं करते। पॉलिसीज कोई एक दो एग्जांपल्स बता दो यार, बस ज़्यादा ना बताना। इन्वेंट्री के जो कॉस्टिंग मेथड होते हैं, FIFO, वेटेड एवरेज, एक एग्जांपल बस और दो, ज़्यादा नहीं। IS 40 के जो मेथड होते हैं, वो कॉस्ट मेथड का लो या फेयर वैल्यू, चले के जाए, है जी। चलिए बात तो बहुत है, बस ज़्यादा नहीं बेटा। अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज अगर आएगा ना तो क्या करना है जी, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। हम ऐसे ये पॉलिसी अप्लाई करेंगे जैसे पॉलिसी पहले दिन से क्या है, अब यही थी, शुरू से यही थी। प्रायर पीरियड एरर क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेट। ठीक है जी। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि इस गलती को ऐसे ठीक करेंगे जैसे गलती हुई नहीं। याद रखिएगा, ये रेट्रोस्पेक्टिव जो होता है ना, ये बस IFRS में हो सकता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है, ज़िंदगी में नहीं हो सकता। नहीं, प्रैक्टिकली होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है, बस ज़िंदगी में नहीं। वंस यू कमिटेड अ मिस्टेक तो फिर उसको आप रेट्रोस्पेक्टिव ठीक नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अच्छा, इन दोनों के बारे में जी जल्दी से, आसान सी बात, इन दोनों के बारे में एग्जाम पॉइंट जरा सुन लीजिएगा, आपको पता ही है, बस सुन लें। प्रायर पीरियड एरर का मतलब क्या होता है, प्रायर पीरियड एरर का मतलब क्या होता है, प्रायर मतलब पहले, पीरियड पिछला साल, पुराने साल, एरर। प्रायर पीरियड एरर क्या होते हैं, सुन लें पहले, सुनने वाली बात ही, लिखने वाली नहीं है अभी। ऐसे एरर जो करंट ईयर से पहले कमिट हुए होते हैं, करंट ईयर से पहले किसी भी साल, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, जब भी वो कमिट पहले हुए होते हैं बट आइडेंटिफाई इस साल होते हैं, हम उनको ठीक कर देते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, फर्ज करते हैं गलती 4 साल पहले हुई थी, उसके मतलब ये हमारा 25 साल है, 2025 है, नहीं पहले 25 का साल है, और पिछले 4 साल गलतियों से हमारे अकाउंट भरे हुए हैं। अब हम गलती ठीक करेंगे ऐसे कि जैसे पुराने सारे साल गलतियों से पाक हो जाएं, ठीक हो जाएं, ये करेंगे ना। अच्छा, पाकिस्तान में आपको पता है और IFRS की भी रिक्वायरमेंट है कि जब भी कंपनी कोई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो जिस साल के आप अकाउंट्स बनाते हैं ना, जिस साल के आप बनाते हैं उससे 1 साल पहले आपको एज कंपेरेटिव क्या करना होता है, शो करना होता है ना। चले, आपको एज कंपेरेटिव शो करना होता है, ठीक है। अब अगर उस गलती का इफेक्ट 25 में है तो वो भी ठीक हो जाएगा, 25 के अकाउंट्स तो बन रहे हैं ना अभी, और पिछला साल कंपेरेटिव है उसमें भी उसको हम ठीक कर देंगे, लेकिन जो पिछला साल 24 है, लेकिन 24 से पहले की जो गलतियां होंगी उनको हम कहाँ पे ठीक करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, शाबाश, ओपनिंग बैलेंस
ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये एग्जाम पॉइंट लिख लें। कंपैरेटिव होता है पिछला साल, पिछले साल से भी पहले जो गलतियों के इफेक्ट होते हैं ना, उसे हम कहाँ ठीक करते हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ में लिखवाता हूँ, लिखें जी, लिखें जी। द effect of correction of prior period error relevant to years earlier than comparative year shall be adjusted in opening balance of retained earning of comparative year in statement of changes in equity। ठीक है जी, चलें जी, डन जी। आप पूछो। लिखो ब्रैकेट में लिखो नेट ऑफ टैक्स लिखो, लिख लो। जो स्टेटमेंट लिखी है उसके आगे लिखो नेट ऑफ टैक्स। नेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या है? फर्ज करो, लिख ले नेट ऑफ टैक्स, लास्ट में लिखो, लिख लिया। अभी भी ना ये मसला है, अभी भी जो नई स्कीम जो भी जिस भी नाम से आ गई है ना, इसमें भी एक इशू है। हालांकि मैंने IKF से सजेस्ट भी किया था, उन्होंने नहीं माना, अभी उनकी मर्जी है। मैंने कहा था कि आइए स्टेट को या तो आप एफर्ट कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में ले आएँ, या फिर आप क्या करें, बल्कि उधर ही ले आएँ। उसकी वजह ये है कि IAS 12 टैक्सेशन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में प्रैक्टिकली अभी आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंच चुके हो, ये बड़ा कॉमन सिनेरियो होता है कि कंपनी के अकाउंट्स रीस्टेटमेंट हो रही होती है, तो प्रैक्टिकल जो टैक्सेशन होती है ना, तो इसलिए याद रखिएगा कि फ़र्ज़ करो 100 रुपये से आपने फ़र्ज़ करो इम्पैक्ट करना है ना, और टैक्स रेट 30% है, तो आप 100 रुपये से एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, 70% से करेंगे नेट ऑफ टैक्स, बाकी 30% इफेक्ट टैक्स में जाएगा। ठीक है, तो ये बस लिख लें नेट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट लिखें IAS 40। बस ये इतना ही था यार, बस इतने की जरूरत है, मैं ज़्यादा नहीं। IAS 40 क्या जी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जल्दी से जी, इधर जी जी। कंपैरेटिव ईयर की तो वर्किंग लागू होगी ना। ये तो किसकी बात हो रही है? कंपैरेटिव से भी पहले वाले ईयर। अगर वहाँ पे भी रेट फ़र्क है तो फिर वर्किंग होगी। हमें हर साल, अभी तो मैंने 100 रुपये इकट्ठा बोल दिया ना, फिर हर साल की अमाउंट अलग लेंगे, हर साल का रेट अलग लेंगे, फिर अलग अलग वर्किंग करेंगे, तो इकट्ठा कर दिया ना। हमें यहाँ पर वर्किंग होगी कंपैरेटिव से पहले के 3 साल हैं, तो 100 रुपये 3 साल के हैं ना, तो तीनों का ब्रेकअप होगा हमारे पास। ठीक, अच्छा ये डेफिनेशन पे आ जाइए जल्दी से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जी क्या डेफिनेशन है जी? क्या जी? माफ़ी, इसका जवाब है माफ़ी। ये है IFRS 5 हैं। हाँ अब चेंज हो गया ना, फॉर सेल कहा था पहले, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं सुनवा दूँगा। अच्छा फॉर दिल में कहा, चलो बता दो, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, खैर किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है।
नॉन रियल एस्टेट सारे, मशीन भी लैंड बिल्डिंग। तो डेफिनेशन क्या है? लैंड और बिल्डिंग और बोथ, और दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी हो तो शर्त पूरी हो जाएगी। कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू बढ़ने के लिए रखा हुआ है। कैपिटल का मतलब यहाँ पे वैल्यू है। और दूसरा क्या है जी? पर्पस, रेंटल पर्पस, सेल नहीं बेटा, रेंटल पर, रेंट पे दिया हुआ है या रेंट पे देना है। तो लैंड, सिर्फ बिल्डिंग या दोनों, और मकसद क्या होना चाहिए? वैल्यू बढ़ाने के लिए रखा हुआ है या फिर रेंट पे दिया हुआ है। ये डेफिनेशन है जी। दो मेथड हमारे पास अवेलेबल है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की काउंटिंग करने के दो मेथड अवेलेबल है हमारे पास। एक है जी कॉस्ट मॉडल और एक क्या है जी? फेयर वैल्यू मॉडल। क्या है जी? एक है कॉस्ट मॉडल, एक है फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल में क्या करें जी? क्या करें कॉस्ट मॉडल में? मस्ट डेप्रिशिएट बट ओनली बिल्डिंग पोर्शन, लैंड नहीं करना डेप्रिशिएट। मस्ट डेप्रिशिएट, लेकिन कौन सा पोर्शन? बिल्डिंग पोर्शन। और जी फेयर वैल्यू करनी है अपडेट? नहीं करनी। चले जी, शाबाश, अच्छा किया, बता दिया। इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद टेस्ट अगर आ गया तो फिर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। फेयर वैल्यू अपडेट करनी है जी। क्या होता है? नो, फेयर वैल्यू will never be updated। बेटा यहाँ पे ना फेयर वैल्यू अपडेट करना गुनाह है असल में, अकाउंटिंग गुनाह। चलिए जी इधर आ जाए जी। यहाँ पे क्या है जी? कितने साल पे डेप्रिशिएट करें? 2 साल, 3 साल, 5 साल? यहाँ पे है नेवर डेप्रिशिएट। और जी नेवर इम्पेयरमेंट टेस्ट। अगली बात जी, मस्ट अपडेट एट ईच ईयर एंड। और बताएं जी चौथी बात, फेयर वैल्यू गेन लॉस कहाँ पर रिकॉर्ड करें? सरप्लस में ले जाएं, ओनली P&L। एक ही जगह जी, फेयर वैल्यू गेन या लॉस ओनली P&L। ये लिख लिया, ये तो हो गया ना। चलें जी। अच्छा जी, एक ना कंपैरिजन जल्दी से बनाते हैं, फिर IAS 40 भी खत्म हो जाएगा। एक बड़ा ज़रूरी कंपैरिजन बिटवीन IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल अगेंस्ट IAS 16 आई रिवैल्यूएशन मॉडल, या IAS 88 रिवैल्यूएशन मॉडल एक ही है वो। तो ज़रा एक मुकाबला कर लेते हैं। एक तरफ रख लेते हैं फेयर वैल्यू मॉडल, चूँकि ना बड़ा फ़र्क है। जो रिवैल्यूएशन मॉडल होता है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होती है जी। इधर फेयर वैल्यू मॉडल और इधर मैं कर देता हूँ ये वो रिवैल्यूएशन मॉडल है जी। ये दोनों अलग हैं, देखें जी। अच्छा जी, पहला पॉइंट जी, एप्लीकेबल। ये किस पे है जी? ये
PPE पे एप्लीकेबल है, और किस पे एप्लीकेबल है, /IA इंटेंजिबल एसेट पे एप्लीकेबल है, और ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ये सिर्फ इस पे एप्लीकेबल है। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट टेस्ट, बेटा यहाँ पे तो डायरेक्शन यस चार्ज होती है, यस टेस्ट भी होता है, ठीक है। इधर नो नो, IS 16, 38, 40, फेयर वैल्यू अपडेट टाइमिंग, फेयर वैल्यू अपडेट की टाइमिंग क्या है जी, यहाँ पे एट एनी टाइम ड्यूरिंग ईयर, एट एनी टाइम का मतलब है साल के शुरू में भी कर सकते हैं, एंड पे भी कर सकते हैं, किसी भी दिन, लेकिन यहाँ पे ओनली एट ईयर एंड। छठी बात, ईच ईयर फेयर वैल्यू इज अपडेटेड, क्या हर साल फेयर वैल्यू अपडेट करते हैं, यहाँ पे यस, यहाँ पे मे बी क्यों लिखा है, क्योंकि इसका रूल कुछ हो रहा है, अगर हर साल वो वैल्यू बदली तो हर साल भी हो सकता है, हर साल नहीं भी हो सकता। सातवीं बात, फेयर वैल्यू गेन या लॉस, यहाँ P&L में भी रिकॉर्ड हो सकता है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस जिसको OCA भी कह सकते हैं, यहाँ पे ओनली P&L। एक कंपैरिजन आपको मान जाएगा ना कि ये फर्क है। आठवीं बात, रिवैल्यूएशन सरप्लस का यस कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जी नो, ये समरी बन गई। हाँ हाँ आप यस ये भी क्या, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी आप बना सकते हैं पॉइंट, सुनने अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे पर्पस जो है वो रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन है, यहाँ पे पर्पस आपको पता है पीपी में क्या होता है, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सप्लाई, सारा पर्पस आ जाएगा, पर्पस का फर्क भी है, तो बेहतर है आप ये याद रख लें इसका पर्पस क्या है वो है रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन। आगे चलते हैं, 2 मिनट में IAS 23 कवर करते हैं बस जल्दी से। 23 वैसे ही बस 2-3 मिनट बाद छोटी सी बात बतानी है। 23 ठीक है जी, हो गया जी। चलिए इधर से मैं शुरू तो करूँ। IAS 23 नाम है इसका बोरिंग कॉस्ट। चलिए कोशिश करता हूँ जी इधर। अच्छा बोरिंग कॉस्ट कोशिश करते हैं। बोरिंग कॉस्ट सादा लफ्ज में इंटरेस्ट कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, बोरो करने की कॉस्ट, आसान लफ्जों में इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होती है, हमारे लिए एक्सपेंस होती है आसान लफ्जों में, लेकिन ये IAS क्या कहता है कि सवाल पूछो कि लोन इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ
क्वालिफाइंग एसेट, क्या लोन, जिस लोन की इंटरेस्ट कॉस्ट की बात हो रही है, उस लोन को आपने किस लिए इस्तेमाल किया? क्या आपने उस लोन को क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की है? यस, नो। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? ऐसा एसेट जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को आईएस ने डिफाइन नहीं किया। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को आईएस ने डिफाइन नहीं किया कि सब्सटेंशियल टाइम क्या होता है। वो साल से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, आसान लफ्ज़ों में हम प्रैक्टिकली देखते हैं ज़िंदगी में, बिल्डिंग बना रहे हैं हम, तो आसान, सबसे आसान एक मिसाल है, हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो एक क्वालिफाइंग एसेट है, सबसे आसान एक मिसाल। अगर लोन आपने इस्तेमाल किया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, नहीं मतलब कोई और मकसद है, तो बेटा इसका तो साफ जवाब है कि क्या कर दो, ऐसी इंटरेस्ट कॉस्ट को एक्सपेंस कर दो इन P&L। और अगर किया है, नहीं कैपिटलाइज। अगला सवाल, इसमें दो पिलर बनते हैं। पहला बनाओ ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, अगला बनाओ आफ्टर द कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये बड़े स्पेसिफिक अरसे के लिए आपको कैपिटलाइज करने का मौका मिलता है। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन पीरियड, कंस्ट्रक्शन पीरियड के बाद बेटा एक्सपेंस ही होता है। आपने लोन लिया, लोन वापस नहीं किया, अभी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद भी तो इंटरेस्ट चलता रहेगा ना जब तक लोन वापस नहीं करोगे, एक्सपेंस होगा। सिर्फ ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड आपको इजाजत है कि आप क्या कर सकते हैं, कैन बी कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ QA का मतलब है क्वालिफाइंग एसेट। क्या लिख देता हूं मैं, QA। बस बेटा ये पर्पस होना चाहिए, और बस इतने अरसे के लिए आप कैपिटलाइज कर सकते हैं बस, वैसे एक्सपेंस जो मर्जी सिनेरियो। आइए 16 पे चलते हैं। हाँ जी, चले। कैन का मतलब है मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। कैन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है वो सस्पेंशन का। हाँ, सस्पेंशन में वो बस उस वजह से मैंने कैन लिख दिया। वो कैपिटलाइज करना है, कैन का मतलब है करना। ठीक, आया 16 पे चलते हैं जी। बस छोटी सी बात एक बतानी है, फिर हमारा बेसिक रिवीजन खत्म हो जाएगा। अच्छा, आया 16 में ना मैंने बस रिवैल्यूएशन मॉडल की बात करनी है, बस रिवाइज ही करना है। बेटा इनकी एंट्री बस मुझे बता दें। रिवैल्यूएशन गेन कह दें, या इसको रिवैल्यूएशन इंक्रीज भी बोलते हैं अक्सर पढ़ाने वाले। रिवैल्यूएशन लॉस कह दें, या इसको रिवैल्यूएशन डिक्रीज भी बोलते थे, दोनों ठीक है। चल वो कहते हैं जी PP तो डेबिट करें, शाबाश बेटा। जिससे भी जवाब दिया बिल्कुल ठीक जवाब दिया। एंट्री बनाने का तरीका यही है, सबसे पहले PP डेबिट, कितने से, टोटल गेन से। आप बताएं क्रेडिट किसे करें? हाँ जी, सरप्लस क्रेडिट करें। रूल, पूरा रूल बताना है बस, पढ़ा हुआ आपने। लॉस पहली प्रेफरेंस, लॉस को रिकवर करना ना कंडीशनल है। अगर लॉस हुआ तो रिकवर करना, वरना नहीं जाना P&L में। जब गेन आए P&L में नहीं जाते, सरप्लस में जाते हैं। लेकिन अगर कोई पहले का लॉस रिकवर करना है तो पहले उसे रिकवर करना है, फिर सरप्लस में जाना हमें सरप्लस में ही है। लेकिन पहले रुक के देखना है कि कहीं लॉस रिकवर करने वाला तो नहीं है, अगर है तो पहले वो। तो क्या एंट्री होगी, PP डेबिट। और क्या करेंगे,
रिवैल्यूएशन, कोशिश करते हैं थोड़ा बड़ा लिख दें, REV डॉट का मतलब है रिवैल्यूएशन लॉस P&L। 1 लिख रहा हूँ लेकिन साथ ना स्टार लगा रहा हूँ। 1 का मतलब है इसकी प्रेफरेंस नंबर 1 है, लेकिन लाजमी नहीं है, कंडीशनल है, शर्त पूरी होगी तो जाना है। और उसके बाद फिर कहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस, इसकी नंबर 2 है। अगर कोई लॉस रिकवर करने वाला हो ही ना तो डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, सरप्लस में। अगर लॉस रिकवर करने वाला बहुत हो, रिकवर करने वाला बहुत हो और गेन कम हो तो फिर सिर्फ P&L रिकवर करेंगे। और अगर लॉस कम रिकवर करने वाला और गेन ज्यादा हो तो लॉस भी रिकवर हो जाएगा और सरप्लस में भी चले जाएंगे। इसका मतलब है 3 पॉसिबल एंट्रीज हो सकती हैं। ये तो डेबिट ही होना है, सिर्फ ये क्रेडिट या थोड़े थोड़े दोनों क्रेडिट। डन। चले इधर आ जाए। यहां पे पहली आसान बात क्या है, PPE क्रेडिट टोटल लॉस से। चलो चलते, डेबिट कैसे करें जी? बेटा पहली प्रेफरेंस क्या होती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन स्टार इसकी शर्त है सरप्लस का बैलेंस होना चाहिए। ये आसान सी शर्त है। अगर बैलेंस है तो पहले इसे किल करना है, खत्म करना है। ये इसका बैलेंस ना हो या कम हो तो फिर रिवैल्यूएशन लॉस P&L। यहां पे भी 3 ही पॉसिबल एंट्रीज हो सकती हैं, इसने तो क्रेडिट ही होना है। अगर लॉस कम हुआ, सरप्लस का बैलेंस बहुत ज्यादा हुआ तो सिर्फ सरप्लस डेबिट होगा। अगर सरप्लस का बैलेंस हो ही रहा तो सिर्फ P&L डेबिट हो जाएगा। और अगर तीसरी सिनेरियो, सरप्लस का बैलेंस है लेकिन थोड़ा है, लॉस ज्यादा है, तो सरप्लस खत्म होगा और बाकी P&L। याद रखें, रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कम हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डन। ये पूरा रूल है। इसी का एक आसान वर्जन भी है। वो आसान वर्जन क्या है, ये पेपरों में आता भी है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में भी आता है, CFAB 1 में भी आता है जो हम पढ़े हैं। अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करें ना, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन, अगर वह सवाल में लिख दे जी फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रही है और क्या आ गया है, गेन अराइज हो गया है या लॉस अराइज हो गया है, बेटा या गेन होगा या लॉस होगा। पहली दफा रिवैल्यूएशन करें एसेट की जिंदगी में और गेन आ जाए तो बेटा वो गेन सिर्फ कहाँ जाता है, ओनली रिवैल्यूएशन सरप्लस। और पहली दफा रिवैल्यूएशन हो और सिर्फ क्या आ जाए, लॉस आ जाए, तो ओनली कहाँ जाता है, P&L। ये रूल्स की ही आसान शक्ल है, लेकिन इसे फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे अप्लाई होती। आखिरी बार लिखें फिर लेक्चर क्लोज करते हैं। पहले सुन लें फिर लिख लेंगे। चल लिख लें, सुन लें पहले, सुन लें पहले। अच्छा, जो रिवैल्यूएशन गेन लॉस जो है, जो गेन लॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाता है ना, वो इनकम स्टेटमेंट में हमें कहाँ दिखाना पड़ता है, वो CA लिखने, बस लिखें द रिवैल्यूएशन गेन और लॉस which is presented in revaluation surplus, the revaluation gain or loss, the revaluation gain or loss which is presented in revaluation surplus
must be routed through, must be routed, root करना, must be routed through OCI in SOCI, routed through OCI in SOCI। जो भी रिवैल्यूएशन गेन लॉस सरप्लस में जाएगा वो OCS से गुजरते हुए जाएगा, ठीक है। डन जी। पता है ना इनकम SOCI के दो हिस्से होते हैं, SOCI स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनके दो हिस्से होते हैं, एक P&L और एक OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। ये लिख दिया P&L। SOCI के दो हिस्से होते हैं, एक P&L जो पैट तक हिस्सा होता है उसे P&L कहते हैं, पैट तक, और उसके बाद जो होता है उसे कहते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये गेन लॉस दोनों के बारे में है। देखो ये एंट्री आपने ये एंट्री करनी है पहले, ये एंट्री तो आपने रूल से की है ना, रूल से। जिस एंट्री में, जिस गेन लॉस की एंट्री में सरप्लस का नाम आएगा ना, वो अमाउंट ओसीए में जानी जी। ये रूल तो हमें याद है ना, ये रूल तो हमें याद है, ये तो हम फॉलो करेंगे, लेकिन एंट्री जब सरप्लस में जाएगी तो वो ओसीए से गुजर के जाएगी, ठीक है। ठीक है जी, लेक्चर क्लोज करते हैं वाला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।